हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर को रिलेशन एंड रिग्रेशन। तो उसका आज हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, को रिलेशन। अभी तक हमने अलग अलग प्रकार के रिलेशंस पढ़े हुए थे। हमने रिलेशंस पढ़े हुए थे, वहाँ पे एक सेट्स में रिलेशन पढ़ा हुआ था, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशन। लेकिन अब ये को रिलेशन क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे हम अभी तक देखते आ रहे थे, हमारे पास क्या है, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, वो सब निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होता था, एक्स, ठीक है। हमारे पास होता था सिर्फ एक्स, एक वेरिएबल। जैसे हम देखते थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो हमारे पास क्या था, खाली बस एक ही वेरिएबल होता था, ठीक है। खाली बस 9th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उस तरीके से, ठीक है। अब अगर जैसे सपोज यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई, और हमको इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। हमको अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है तो फिर ये आएगा अपना को रिलेशन से, ठीक है। अगर हमको इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है तो ये आएगा अपना को रिलेशन से, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि मैथ्स का एक स्टूडेंट है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है, ठीक है। सपोज ए है, ठीक है। ए के मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन अकाउंट्स, ठीक है। हम ये देखेंगे अगर हमको दोनों के मार्क्स देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके मार्क्स इन मैथ्स है और ये मार्क्स इन अकाउंट्स है। यहाँ पे मार्क्स इन मैथ्स मान लो 50, मार्क्स इन अकाउंट्स मान लो 70, ठीक है। ओके, तो अगर आप जैसे इस तरीके के हैं, ओके, तो यहाँ पे फिर हमको इन दोनों के बीच का अगर जैसे रिलेशन निकालना है तो इसके लिए हमको यूज होगा को रिलेशन, ओके। इसके लिए हमको यूज होगा यहाँ पे को रिलेशन एनालिसिस, ओके। देख लेते हैं बुक में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि को रिलेशन कहाँ पे यूज होता है, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ फर्स्ट पार्ट दिया हुआ बाईवेरिएट डाटा। बाईवेरिएट डाटा मतलब जो अभी हमने देखा कि वहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, ठीक है, उसी को ही बोला जाता है बाईवेरिएबल्स। देखो, व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली they are known as bivariate data and the corresponding frequency distribution derived from it is known as bivariate frequency distribution, ठीक है। इफ एक्स एंड वाई डिनोट्स मार्क्स इन मैथ्स एंड स्टैट्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स का लिया गया है, ठीक है। तो यही होगा हमारा यहाँ पे बाईवेरिएट डेटा। एज इन केस ऑफ यूनिवेरिएट डेटा वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी distribution for bivariate data. Such a distribution takes into account the classification in respect of both variables simultaneously. इसमें भी हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें भी हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ सकता है। सपोज जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ये एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पे बाईवेरिएट डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। अलग 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 तरीके के मार्क्स दिए हुए हैं। तो हम भी यहाँ पे हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये काफ़ी लेंथी है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लिए, यहाँ पे सपोज मार्क्स ऑफ, हम यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड अकाउंट्स, हम यहाँ पे इस तरीके के ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स, सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट का मार्क है 3 और यहाँ पे 5, ठीक है। मैथ्स और अकाउंट्स, यहाँ पे पहला वाला मैथ्स, दूसरा अकाउंट्स, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे 10 और 15, ओके। तीसरा है यहाँ पे 12 और 18, ठीक है। चौथा है यहाँ पे 15 और ये 6, ओके। पांचवा है यहाँ पे 16 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 13, ओके। ले लेते हैं फिर यहाँ पे 2 और 9, ठीक है। और यहाँ पे फिर 19 और 20, ओके। 20 मार्क्स का हम लोग मान रहे हैं कि 20 मार्क्स तक का पेपर है, ओके, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 8th स्टूडेंट का मार्क्स ले लेते हैं, यहाँ पे 6 और
6 और 12, ठीक है। फिर ले लेते हैं हम यहाँ पे 12 और 11, और यहाँ पे ले लेते हैं 8 और 8, ठीक है। हो गए 10, यहाँ पे 10 हो गए। तो अब अगर हमको इन लोग का कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमको अगर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे ले लेंगे मैथ्स, और यहाँ पे एक जगह ले लेंगे नीचे अकाउंट्स, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे अकाउंट्स और ऊपर ले लेंगे मैथ्स, ऐसा कर लेते हैं। आप लोग कुछ भी कैसा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऊपर मैथ्स लेना है नीचे अकाउंट्स लेना है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकाल लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स का बीच का रेंज, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स के बीच का रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है रेंज आ रहा है 20-3। एक रेंज आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 17। और अगर दूसरा रेंज निकालें हम, ठीक है, यहाँ पे अगर हम दूसरा रेंज निकालें कि ये साइड वाले मार्क्स का, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 20 माइनस हमको ये देखना था इस साइड वाले मार्क्स का, ठीक है। इस साइड वाले मार्क्स का क्या है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे 20-5 आएगा हमारे पास। क्या आया रेंज, यहाँ पे आ रहा है 20-5 आ रहा है 15। ओके, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर और एक क्या रेंज आएगा, यहाँ पे अगर मैं दूसरा रेंज देखूँ तो आर ऑफ वाई ले लेता हूँ, इसको मैं ले लूँगा, तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम मार्क्स 19 है, 19 - 3 = 16, ठीक है। यहाँ पे 16 आ गया। तो हम यहाँ पे इसको 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। आप लोग इसको कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 3 से, यहाँ पे आप इसको 3 से 7, फिर यहाँ पे 7 से, फिर यहाँ पे 7 से 11, फिर 11 से 15, और यहाँ पे 15 से 19, इस तरीके से भी ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है। या तो फिर हम अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं, जिस तरीके से कंफर्टेबल हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको 5 ग्रुप्स में बांट देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको 5 ग्रुप्स में बांट देते हैं। यहाँ पे इसको करते हैं हम यहाँ पे 0 to 4, फिर यहाँ पे 4 to 8, फिर यहाँ पे 8 to 12, फिर यहाँ पे 12 to 16, और यहाँ पे 16 से 20, ठीक है। मैथ्स और अकाउंट्स इस तरफ भी वही ले लेते हैं, 0 to 4, फिर यहाँ पे 4 to 8, फिर यहाँ पे 8 to 12, फिर यहाँ पे 12 to 16, और यहाँ पे 16 से 20, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे इस तरीके से ले लिए। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे वो टैली मार्क्स बनाते थे उस तरीके से टैली मार्क्स बना लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए अकाउंट्स में जिसका 0 to 4 है और मैथ्स में जिसका 0 to 4 है, वो हम उसको हम वहाँ पे लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला 3 और 5 है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 किस में है, 3 है मैथ्स में, सो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स में कितना है, अकाउंट्स में 5 है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो अपना क्या मार्क्स कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ओके, तो मैथ्स में 0 to 4 और यहाँ पे अकाउंट्स में 4 to 8। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10 to 15, नेक्स्ट है 10 और 15, ठीक है। सो यहाँ पे 10 किस में है, मैथ्स में, तो मैथ्स वाला 10 यहाँ पे, और अकाउंट्स में कितना है 15, सो ये आएगा यहाँ पे 12 से 16 के बीच वाला, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ठीक है। फिर आगे जाएंगे, फिर आएगा अपने पास 12 और 18, ठीक है। सो 12 और 18, तो 12 की यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। 12 यहाँ पे है नहीं, 12 यहाँ पे है अपना, ठीक है। लोअर लिमिट को काउंट किया जाता है, अपर लिमिट को काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे 12 यहाँ पे है और 18 है हमारा यहाँ पे, ठीक है, लास्ट वाले में। ओके, तो यहाँ पे ये 12 और 18, फिर है अपना 15 और 6, फिर है अपने पास 15 और 6। तो यहाँ पे 15 किस में है, मैथ्स में, तो 15 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और 6 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो 15 और ये 6, ओके, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्या चार्ट बन रहा है, 16 और 13, 16 और 13। सो 16 कहाँ पे है, 16 यहाँ पे है, 13 कहाँ पे है, इस तरफ है, ये वाले में, ठीक है। ये आ गया 16 और 13, ओके। फिर है 2 और 9, 2 और 9। सो 2 कहाँ पे है, 0 to 4 में, और 9 कहाँ पे है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है, 9 इस वाले रेंज में आएगा, ठीक है। फिर है अपने पास 19 और 20,
सो 19 और 20 कहाँ पे आएगा, ये लास्ट वाले रेंज में आएगा। ओके 19 और 20, फिर आएगा 6 और 12, 6 और 12। सो यहाँ पे 6 कहाँ पे है, 6 अपना इस वाले रेंज में है और 12 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके 6 और 12, ठीक है। फिर उसके बाद है 12 और 11। तो यहाँ पे 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे है, ठीक है। 12 और 11, 11 कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। ओके फिर यहाँ पे आ गया 8 और 8, 8 और 8। तो 8 अपना यहाँ पे आएगा और इसमें अपना यहाँ पे आएगा, 8 और 8। अब ये अपना कोइंसिडेंटली सब में 1 1 1 1 आ गया, ठीक है। ये लाने का इंटेंशन कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक से यहाँ पे सारे में हमारा 1 1 1 1 आ गया, ठीक है। हो सकता था यहाँ पे, हो सकता था 2, यहाँ पे 2 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो हमने लिया उससे कोइंसिडेंटली सब में यहाँ पे 1 1 आ गया। ओके सारे रेंज में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में वही चीज दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मार्क्स इन मैथ्स और मार्क्स इन यहाँ पे स्टैट्स लिया हुआ है, ठीक ना। हाँ हमने अकाउंट्स लिया था। ओके अब जैसे हमने यहाँ पे ये निकाल लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से ये निकाल लिया, तो अब हम इसमें से अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अब हम इसमें से अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को अगर यहाँ पे बोला जाए कि सिर्फ मार्क्स इन अकाउंट्स निकालो, ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स इन अकाउंट्स निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क्स इन अकाउंट्स निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 0 to 4, 4 to 8, फिर यहाँ पे 8 to 12, फिर यहाँ पे 12 से 8, 12 से 16 और यहाँ पे 16 से 20, ठीक है। क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये नीचे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। इस तरफ भी ऐड कर लेंगे हम, इस तरफ भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये जो रो का एडिशन है वो अपना क्या हो गया, वो अपना मार्क्स इन अकाउंट्स हो गया, ठीक है। और जो ये कॉलम का ये जो एडिशन है ये अपना हो गया मार्क्स इन मैथ्स वाला। तो ये 4 to 8 में आ गया 2, यहाँ पे 8 to 12 में आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 2। ओके तो अब मुझे जैसे बोला गया है मार्क्स इन अकाउंट्स निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने हैं, जो अकाउंट्स में 0 to 4 लाने वाले एक भी स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है। 4 to 8 में 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ठीक है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जैसे हमने ये अलग से जैसे निकाल लिया मार्क्स इन अकाउंट्स, तो इसको हम बोलेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो हमने अलग से जो निकाल लिया एक डेटा, ठीक है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस एग्जांपल इज मार्क्स इन अकाउंट्स, ठीक है। या तो मार्क्स इन अगर सिर्फ मैथ्स भी लेते हैं तो भी वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मार्क्स इन मैथ्स भी लेते तो वो भी सिर्फ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता। ओके ठीक है, तो ये हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब अगर मैं इसमें से अगर मैं मीन कैलकुलेट करूं तो उसको भी बोला जाएगा मार्जिनल मीन। अगर मैं इसमें से मीन कैलकुलेट करूं तो उसको भी बोला जाएगा मार्जिनल मीन, ठीक है। ओके और अगर मैं इसमें से स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करूं तो उसको भी बोला जाएगा मार्जिनल स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। उसको भी बोला जाएगा मार्जिनल स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके ठीक है। अब यहाँ पे और एक यहाँ पे चीज दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ अपने को कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, सपोज यहाँ पे कंडीशन दिया है कि यहाँ पे हमको मार्क्स इन अकाउंट्स निकालने हैं, ठीक है। मार्क्स इन अकाउंट्स निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स इन अकाउंट्स निकालने हैं हुज
marks in maths is between 8 to 12, is between 8 to 12। तो हमको क्या है, यहाँ पे कंडीशन डाल दिया गया कि ठीक है मार्क्स इन मैथ्स 8 से 12 के बीच में होने चाहिए, और उसमें से हमको मार्क्स इन अकाउंट्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे 8 से 12 वाले कितने हैं, 8 से 12 के बीच में मार्क्स इन मैथ्स है अपने पास यहाँ पे एक स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट है, यहाँ पे है अपने पास 12 से 16 में ये और एक स्टूडेंट, ठीक है, तो टोटल 2 स्टूडेंट है। ओके, अपने पास क्या है, सिर्फ ऐसे 2 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स इन अकाउंट्स निकालने। जैसे हमको यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे रेंज बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं रेंज बनाता हूँ, एक्स ले लिया अपना रेंज 0 से 4, 4 to 8, ठीक है, फिर यहाँ पे 8 to 12, फिर यहाँ पे 12 से 16 और यहाँ पे 16 से 20। तो अब यहाँ पे मैं जो कंडीशन के हिसाब से मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालता हूँ, ठीक है, जो अपना कंडीशन के हिसाब से। तो कंडीशन के हिसाब से अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, यहाँ पे है 0, 0 से 4 के बीच में 0, 4 to 8 के बीच में 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से अपने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया। तो ये अपना हो गया ये कंडीशन वाला। तो जैसे कंडीशन वाला चार्ट बना है तो ये अपना हो गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है, ये अपना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन था और ये अपना हो गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, ऐसे सिंपल अभी कभी भी ऐसे थ्योरी में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे दिया हुआ दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट, मार्जिनल और कंडीशनल, ठीक है। यहाँ पे अब लिया गया है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, दे वुड बी नोन एज मार्जिनल मीन एंड मार्जिनल स्टैंडर्ड डिविएशन। जो मैंने बताया अभी कि अगर हम वहाँ से मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो उसको मार्जिनल मीन और मार्जिनल स्टैंडर्ड डिविएशन बोला जाता है, ठीक है। अब हम वहाँ से मार्जिनल मीन स्टैंडर्ड डिविएशन वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मार्क्स बिटवीन 8 to 12 इन मैथमेटिक्स है तो हम और एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला है, देखिए यही वाला है डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 2 5 4 3 1 और यहाँ पे आ रहा है 2 5 4 3 1। ओके, ठीक है, वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है कोरिलेशन एनालिसिस। ये बाइवेरिएट जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसी से हमारा कोरिलेशन बनेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारा जो मेन जो टॉपिक है यहाँ पे कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन मैंने बताया, कोरिलेशन मैंने अभी बता दिया था कि दो चीज़ों के बीच का रिलेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल है, आप लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप लोग ने पढ़ा है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ये चीज़ है इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ओके, डिमांड और सप्लाई, तो क्या प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हमको जैसे ये दोनों के बीच का जैसे रिलेशन देखना है कि यहाँ पे कितना कोरिलेशन है दोनों के बीच का, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे कोरिलेशन यूज करेंगे। अब अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को प्राइस P और मेरे को डिमांड X के बीच का मेरे को रिलेशन चाहिए, ठीक है, तो अगर मेरे को प्राइस P और डिमांड X के बीच का रिलेशन चाहिए तो इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे कोरिलेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें से क्या समझ में आ रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज एक साथ नहीं जा रही है, यहाँ पे ये दोनों चीजें एक साथ नहीं जा रही है। तो यहाँ पे सपोज ये प्राइस है अगर 10 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड है अपना 1000 यूनिट्स, ठीक है। प्राइस अगर 12 हो गया तो यहाँ डिमांड हो गया 800। प्राइस अगर अपना यहाँ पे प्राइस अगर अपना हो गया 14 तो डिमांड हो गया यहाँ पे 700, ठीक है। प्राइस हो गया यहाँ पे अगर अपना 18 तो यहाँ डिमांड हो गया 500। तो ये क्या दिख रहा है अपने को, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, ठीक है। सो ऐसा टाइप का रिलेशन क्या बोला जाएगा, ऐसा टाइप का जो भी रिलेशन है इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन क्योंकि दोनों का आपस में जम नहीं रहा है,
ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब दोनों का आपस में जम नहीं रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये हो गया अपना नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, ठीक है। आप कोई भी अगर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है, फिर वो वहां पे जाके फिर बोलेगा कि मुझे यहाँ पे वेज खाना है, और गर्लफ्रेंड बोलती है मुझे अगर नॉन वेज खाना है, तो वो लोग के बीच में क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। वेजिटेरियन बॉयफ्रेंड और नॉन वेजिटेरियन गर्लफ्रेंड, तो वो क्या हो गया, वहां पे नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ फिर वहां पे अच्छे से जमेगा नहीं, तो वहां पे हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, ठीक है। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो अगर उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर हम उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है कि यहाँ पे क्या एग्जांपल ले, यहाँ पे हम सेल यूनिट, ठीक है, सेल्स यूनिट अगर बढ़ रहा है तो हमारा सपोज यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है। हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे उतना ज्यादा अपना प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जितना 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 ज्यादा सेल्स हो रहा है उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। सो ऐसा केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन। सपोज यहाँ पे एक्स है अपना सेल्स यूनिट, ठीक है, यहाँ पे पी है अपना प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और ये पी, तो यहाँ पे एक्स अगर अपना 1000 यूनिट का सेल किए तो यहाँ पे अपने को 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये एक मान रहे हैं, एजम्पशन है, इतना कम प्रॉफिट शायद ही हो, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 5000 रुपए का, ठीक है। 1000 यूनिट सेल किए तो यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। वैसे अगर हम 2000 यूनिट सेल किए तो अपना हो सकता है 12000 का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। 3000 यूनिट सेल किए तो हो सकता है अपना 20000 का प्रॉफिट हो जाए। ओके, ठीक है। सो इस तरीके का जो रिलेशन है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर हमारा दोनों चीज अगर हमारा एक साथ बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, ठीक है। अब अगर ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे टाटा है, ठीक है। टाटा है, सॉल्ट बनाती है, ठीक है। टाटा यहाँ पे सॉल्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये जो टाटा सॉल्ट बना रहा है, तो क्या है, टाटा सॉल्ट जितना भी अपना मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक है, टाटा सॉल्ट यहाँ पे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा उससे यहाँ पे टाटा स्टील को कुछ प्रॉफिट होगा क्या, उससे यहाँ पे टाटा स्टील को कुछ प्रॉफिट होगा क्या, ठीक है। उससे यहाँ पे टाटा स्टील को कुछ प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। टाटा सॉल्ट जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा उससे टाटा स्टील का कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे बोला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नो कोरिलेशन, ठीक है। ये कोरिलेशन किस केस में आता है, जब दोनों के बीच में कोई लेना देना हो, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों के बीच में कोई लेना देना हो तब आ जाता है यहाँ पे कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों के बीच में कोई लेना देना हो तब यहाँ पे आता है कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट। आप वहां पे गाड़ी चला रहे हैं और फिर आपके पीछे आपका दोस्त बैठा है, ठीक है। सो अगर आपने चलाते चलाते अपने गाड़ी कहीं पे ठोक दी, ठीक है, सो यहाँ पे आपके दोस्त की कोई गलती है क्या, नहीं है, लेकिन ठीक है, आपके वहां पे आपके दोस्त की कोई गलती नहीं है। सो वहां पे उसका कोई कोरिलेशन नहीं था बाइक के साथ, ठीक है। वहां पे उसका कोई कोरिलेशन नहीं था बाइक के साथ, नहीं, एक्सीडेंट के साथ, सॉरी, ठीक है। वहां पे उसका कोई कोरिलेशन नहीं था एक्सीडेंट के साथ, बाइक के साथ तो था क्योंकि बाइक में बैठा हुआ है वो। ओके, ठीक है। सो वहां पे आपका कोई कोरिलेशन नहीं था बाइक एक्सीडेंट के साथ, सॉरी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ बुक में। देखिए, while studying two variables at the same time, it is found that the change in one variable is reciprocated by a corresponding change in other variables। जैसे हमने देखा प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुआ, ठीक है, डायरेक्टली और इनवर्सली। डायरेक्टली अगर ऊपर ऊपर जा रहा है, जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ रहा है,
सो डायरेक्टली और इनवर्सली तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुआ। देन द टू वेरिएबल्स आर नोन टू बी एसोसिएटेड और कोरिलेटेड, अगर तब बोला जाएगा कि वो दोनों के बीच में कोरिलेटेड है, ठीक है। अदरवाइज टू वेरिएबल्स आर नोन टू बी डिसोसिएटेड और अनकोरिलेटेड। जैसे हमने अभी टाटा सॉल्ट और टाटा स्टील का एग्जांपल लिया, ठीक है। वहां पे दो प्रकार के कोरिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। इफ टू वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द पार्ट ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन में जैसे हमने एग्जांपल लिया था, दो सब अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पॉजिटिवली कोरिलेशन बोला जाता है, ठीक है, ओके। तो दे आर नोन टू बी एज पॉजिटिवली कोरिलेटेड। On the other hand, if two variables move in the opposite direction, that is increase for a decrease on the part of one variable result a decrease, ये वही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने अभी समझाया था, ठीक है। आप लोग चाहे तो अच्छे से मैटर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। The two variables are known to be uncorrelated if the movement of the part of one variable does not produce any movement on the part of other variable in a particular direction, ठीक है। शू साइज और इंटेलिजेंस आर अनकोरिलेटेड, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपके शू साइज और आपका इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कोरिलेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन कोरिलेशन को निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे आए फिर अलग अलग लोग, यहाँ पे एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने बताया हमें कोरिलेशन कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने हमें बताया कोरिलेशन कैसे निकालना है, हमारा सिलेबस भी बढ़ा दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो हमारा सिलेबस भी बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेजर ऑफ कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, तो यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एक्चुअली में दो टाइप्स के हैं, ठीक है। अब दो टाइप्स में फिर आएंगे सब टाइप्स। एक है ग्राफिकल मेथड जिसको बोला जाता है स्कैटर डायग्राम मेथड, ठीक है। ये मोस्टली यहाँ पे हमारे सिलेबस में इतना काम का नहीं है, ये खाली बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। और फिर दूसरा आता है नॉन ग्राफिकल। नॉन ग्राफिकल में अपने पास तीन मेथड है, एक है कार्ल पियर्सन, एक है कार्ल पियर्सन मेथड, एक है अपने पास स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट, ठीक है। और एक है अपने पास, और एक है शायद कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसा कुछ है, एक बार देख लेते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है अपना कार्ल पियर्सन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है, ओके। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास कार्ल पियर्सन मेथड, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें काफी सारे फॉर्मूलेस है, वो सारे फॉर्मूलेस को आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना ही पड़ेगा, रट्टा मार लो सारे फॉर्मूलेस को, ठीक है। कब कब कौन सा फॉर्मूला काम आ जाए पता ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है तो फिर सारे आप जितने भी फॉर्मूलेस हैं आप उसका एक चार्ट बना लीजिए, ताकि फिर वो फॉर्मूलेज आप लोग को रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है, ओके। बहुत से लोग ये चीज करते भी होंगे, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे स्कैटर डायग्राम मेथड, अब जैसे क्या है, अगर जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम, यहाँ पे स्कैटर डायग्राम मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड, ठीक है। हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे देखिए, ये है अपना y एक्सिस, ये है अपना y एक्सिस, और ये है अपना x एक्सिस, ओके। यहाँ पे हमने कुछ भी ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया है सपोज ये सेल्स यूनिट ले लिया है, ओके। यहाँ पे हमने ले लिया है प्रॉफिट, ठीक है, सेल्स यूनिट, यहाँ पे प्रॉफिट। तो जैसे 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 सेल्स यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे अपना प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, ठीक है, ओके।
अब क्या है, ये अपना स्कैटर डायग्राम क्यों बोला जा रहा है, यहाँ पे अपना स्कैटर डायग्राम यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो काफी लंबे समय के लिए थोड़ा 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 जैसे जैसे एक 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 यूनिट बढ़ता जाएगा उसमें चेंज होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे अपना एक एक यूनिट बढ़ते जाएगा चेंज होते जाएगा। तो ये क्या है, काफी जल्दी जल्दी काफी सारी चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, ये क्या है, काफी जल्दी 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 काफी सारी चीजें चेंज हो रही है। तो ये इस तरीके से ऐसे 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 कैसे भी जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि 2 बार सेम यूनिट हो लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हमने किसी तरीके से मैक्सिमाइज कर दिया। सपोज यहाँ पे 1000 यूनिट आ रहा है लेकिन हमने वहां पे दिमाग लगा के हमने यहाँ पे प्रॉफिट इतना कर दिया। ठीक है, हो सकता है पहले पहले प्रॉफिट इतना था, ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट इतना हो गया। तो ये इस तरीके से ऐसा ऐसा एक स्कैटर डायग्राम बनता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, ये खाली बस एक एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो रहा है हमारा जो हमारा क्या है कोरिलेशन ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये अपना हो गया ये पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन, यहाँ पे वैल्यू देख पा रहे हैं, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे ये है आगे आगे जाते रह रहा है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पे इस केस में वैल्यू होगा, R से डिनोट करते हैं कोरिलेशन को, इसका वैल्यू होगा 0 से यहाँ पे 1 तक। ठीक है, ओके, यहाँ पे ना ही वो 0 है ना ही वो 1 है, ऐसे केस में वो ना ही वो 0 है ना ही वो 1 है। ठीक है, ओके, जब अपना ऐसा डायग्राम आ जाता है तो ऐसे केस में वो ना ही वो 0 है ना ही वो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा केस लेते हैं, सपोज एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। ओके, अब एक हमने ऐसा डायग्राम बनाया। अब यहाँ पे ये है y एक्सिस और ये है अपना x एक्सिस। अब यहाँ पे अगर एक अपना ऐसा सिंपल एकदम डायरेक्ट सीधा 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 बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, जहाँ पे क्या हो रहा है, जितना अपना सेल्स यूनिट बढ़ रहा है उसी लेवल पे अपना प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, जितना अपना सेल्स यूनिट बढ़ रहा है उतना ही अपना अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो अपना हो गया परफेक्टली कोरिलेटेड। ऐसे केस हो गया अपने परफेक्टली कोरिलेटेड। ठीक है, जिसमें R इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, ये अपना है पॉजिटिवली कोरिलेटेड, यहाँ पे लिखता हूं मैं परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड वाला केस आ गया। ओके, अब यहाँ पे तीसरा केस देखते हैं, थर्ड केस में, यहाँ पे थर्ड केस। ठीक है, यहाँ पे थर्ड केस में क्या आ रहा है, ये ले लिए x, ये ले लिए y। अब हम यहाँ पे डिमांड और प्राइस वाला केस ले लेते हैं। यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे ले रहे हैं प्राइस और यहाँ पे ले ले रहे हैं डिमांड। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम होते जा रहा है। तो पहले अपना डिमांड कहीं यहाँ पे था। ठीक है, ओके, फिर अपना डिमांड यहाँ पे कहीं है। तो अगर ये हमारे प्राइस जितना जितना अपना प्राइस कम हो रहा है उसी हिसाब से उसी रेशियो में अगर हमारा डिमांड नहीं कम हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे टाइप का कोई डायग्राम बन सकता है जैसे हमने वहां पे बनाया था। ठीक है, वहां पे हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया था। ठीक है, ओके, ये ऐसे टाइप का एक ऐसा स्कैटर डायग्राम बनता है। वो वहां पे बहुत सारे वैल्यूज होंगे तो उस बेस पे हम ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन ये इस तरीके का एक ऐसा स्कैटर डायग्राम है। तो ये क्या है, ये अपना नेगेटिवली कोरिलेटेड हो रहा है, ये अपना क्या है नेगेटिवली कोरिलेशन हो रहा है। ठीक है, सो इस केस में क्या वैल्यू होगा, इस केस में R इज लेस देन -1 और यहाँ पे सॉरी R इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे ये अपना क्या आ गया, ये अपना नेगेटिवली कोरिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ इस केस में क्या आ गया, अपना नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। ओके, अब अगर यहाँ पे एक ये लास्ट वाला डायग्राम, यहाँ पे अगर ये ऐसा केस, ठीक है, तो ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे अगर सिंपल हम यहाँ पे लेंगे कि जितना जितना अपना प्राइस कम हुआ उतना उतना अगर हमारा डिमांड कम हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर ऐसा एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है, डायरेक्ट, तो ये अपना ऐसा केस क्या हो गया, ऐसा केस हो गया अपना परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। ऐसा केस में आ गया अपना परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड r इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। यहाँ पे r इज इक्वल्स टू -1 हो गया, ठीक है। ये अपना नेगेटिव कोरिलेशन है, तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू -1 होगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे और एक डायग्राम दिया हुआ है अपने को बुक में, सारी चीजें आपको यहाँ पे बुक में भी मिलेंगी। अब यहाँ पे कई केस में रहता है कि जहाँ पे अपने को पता ही नहीं चल पाता कि किस दिशा में क्या जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये किस दिशा में क्या जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या रिलेशन है, किस दिशा में कैसे कैसे क्या जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का अगर एक ऐसा कोई स्कैटर डायग्राम बनता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में r इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है कि किस दिशा में क्या जा रहा है, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 0 मतलब कोरिलेशन है ही नहीं, ठीक है। सब अपने मर्जी से चल रहा है, y अपने मर्जी से चल रहा है, x अपने मर्जी से चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में अपना कोरिलेशन है ही नहीं, r इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए सिंपल डायग्रामेटिक मेथड टू एस्टैब्लिश कोरिलेशन बिटवीन अ पेयर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे काफी सारी चीजें दी हुई हैं, आगे देख सकते हैं डायग्राम आप लोग। देखिए शोइंग पॉजिटिव कोरिलेशन, तो यहाँ पे 0 से 1, ये इस तरीके का डायग्राम बन रहा है, ठीक है। शोइंग परफेक्ट कोरिलेशन, तो ये r इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0 और ये भी अपना r इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x और y को एक दूसरे से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कोरिलेशन में, वो आते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। सबसे जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आते हैं क्वेश्चन ये पार्ट 2 में, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आप लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये अपना यूनिट फ्री होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना कोरिलेशन जो है वो अपना यूनिट फ्री होगा, ठीक है, ओके। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे प्राइस और डिमांड देखा, ठीक है। प्राइस क्या होता है, प्राइस रुपीज में होगा, और फिर यहाँ पे डिमांड होगा, डिमांड अपना केजीस में हो सकता है, लीटर्स में हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उन दोनों के बीच का अगर हम यहाँ पे उसको अगर यूनिट के साथ लेंगे तो हम उन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं निकाल सकते। हमने रेशियो में देखा था, ठीक है, रेशियो नहीं निकाल सकते थे हम दोनों का, ओके। हम यहाँ पे जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसी में ही देखा था कि हम वहाँ पे रेशियो हम नहीं निकाल सकते अगर दोनों अगर अलग अलग यूनिट हुए तो, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ये अपना होगा यूनिट फ्री, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये अपना होता है यूनिट फ्री। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट may be defined as the ratio of covariance between the two variables to the product of standard deviations of the two variables, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ठीक है। ये अपना पहला फॉर्मूला है। अब इसमें से हमको कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, कोवेरियंस ऑफ x एंड y, ठीक है। यहाँ पे हमको कोवेरियंस ऑफ x एंड y निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ x एंड y का फॉर्मूला क्या हो सकता है, जैसे कोवेरियंस ऑफ x निकालते थे तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे n आता था, वो रूट में आता था स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। तो कोवेरियंस निकालते थे तो रूट हटा देते थे, ठीक है। सो वो आ जाता था अपने पास समेशन x माइनस एक्स बार, ठीक है। अब यहाँ पे y भी है तो यहाँ पे y माइनस वाई बार भी ले लेंगे, ठीक है, अपॉन n। ये आ गया अपना कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये वही फॉर्मूला दिया हुआ है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, ठीक है।
अपॉन एन, ये आ गया अपना कोवेरियंस ऑफ एक्स और यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दोनों आ गया। ठीक है, इसका वो शॉर्टकट फॉर्मूला भी है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला भी है समेशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये अपना शॉर्टकट फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन और यहाँ पे रूट ऑफ समेशन एक्स वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो तो पता ही होगा आप लोग को। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो पता ही होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई है। अब अगर यहाँ पे देखिए, अब ये अलग अलग निकालना है तो उसके लिए फिर हमको क्या है, एक सिंगल फॉर्मूला दे दिया गया। यहाँ पे सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्योंकि कई बार क्या है डाटा ऐसा दे दिया रहता है। ठीक है, कई बार अपने क्वेश्चन में दे दिया रहेगा समेशन एक्स वाई दिया रहेगा, ये सारे डेटा दे देंगे। ठीक है, सो अपने को ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, हमको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू एन इंटू ये समेशन एक्स वाई, यही दिया हुआ है। ओके, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन यहाँ पे रूट ऑफ, यहाँ पे रूट ऑफ क्या है अपने पास एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन, यहाँ पे दोनों का अलग अलग रूट दिया हुआ है। ओके, ठीक है, मुझे याद नहीं है फॉर्मूला लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि मुझे अब एग्जाम नहीं देनी है, आप लोग को एग्जाम देना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एन इंटू समेशन ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या दिया हुआ है समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समेशन एक्स का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे फिर से रूट ऑफ एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे अब दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ आगे चलते हैं। इन केस ऑफ बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा हमने वहां पे देखा था बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स और मार्क्स इन अकाउंट्स वाले केस में, तो यहाँ पे क्या आएगा कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय एन। ओके, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर नहीं आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा क्या है कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस हो जाता है इसका। ठीक है, काफी ज्यादा लेंथी सॉल्यूशन हो जाता है, पर आने को कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले यहाँ पे कोरिलेशन वाले क्वेश्चन है ये ज्यादातर नहीं आते हैं लेकिन आने को कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे हम अपने लिए तो लिख ही लेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला को तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में R इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स क्या एक्स वाई क्या होता था, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वही है, तो यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने को कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे निकाल सकते थे हम, यहाँ पे
देखिए समेशन एक्स वाई इंटू फ्रीक्वेंसी ले लिया गया है, ठीक है। समेशन एक्स वाई इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन एन, ये शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। समेशन एक्स वाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपॉन एन माइनस ये एक्स बार वाई बार। वो जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे ज्यादा अच्छा काम आएगा, ठीक है। वो जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है वो अपने को यहाँ पे ज्यादा अच्छे से काम आएगा, ठीक है। ओके, ना कि वो लॉन्ग कट वाला फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस ये एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, यही था फॉर्मूला अपना, यही फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, तो वैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y भी इस तरीके से निकल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, एक्स आई क्या दिया हुआ है, एक्स आई दिया हुआ है मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। अगर हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है तो हमको पता है कि यहाँ पे मिड वैल्यू निकालना पड़ता है स्टैंडर्ड डिविएशन कोवेरियंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स और यहाँ पे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई, ठीक है। वाई का लेना है तो वाई की फ्रीक्वेंसी लेंगे और एक्स का लेना है तो एक्स की फ्रीक्वेंसी लेंगे, ये तो पता ही है। ओके, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ यूनिट फ्री मेजर। मैं बता चुका हूँ ये चीज, ये यूनिट फ्री मेजर होता है, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है अपना यूनिट फ्री मेजर। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये इनवेरिएंट अंडर अ चेंज ऑफ ओरिजिन, इसका मतलब वो जो हमने रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखे थे, ठीक है। वहां पे जो हमारा था y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो वहां पे वो a के ऊपर डिपेंड नहीं होता था, वो सिर्फ खाली b के ऊपर डिपेंड होता था, ठीक है। सो यहाँ पे ये वही चीज है, इनवेरिएंट अंडर अ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और स्केल। दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ अ ओरिजिनल pair of variables x and y is changed to a new pair of variables u and v, अगर हम x और y को अगर हम u और v में चेंज कर दे, ठीक है, u इज इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन b। वहां पे जैसे अलग अलग वैल्यूज होते हैं, सपोज यहाँ पे देख लेते हैं ये u कैसे आएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे x है अपने पास और ये y है अपने पास, तो अपने पास है 10, 15, 18 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे है अपने पास 5, 8, 7 और 9, ठीक है। अगर अपने पास ऐसा है, यहाँ पे बढ़ाते हैं इसको, 5, 8 अपने पास 9 और अपने पास 12। अगर हम जैसे इस तरीके का अपना डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे u निकालना है तो u मैं निकाल सकता हूँ x माइनस ए अपॉन बी, x माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ पे a अपन कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, a अपन यहाँ से कुछ भी ले सकता हूँ, मैं 18 ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 15 ले सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच का वो भी ले सकता हूँ, सम भी ले सकता हूँ, ठीक है। ओके, और फिर b अपन यहाँ पे कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हैं, यहाँ पे b हमारा कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। b एनी कांस्टेंट, ओके, ठीक है। b अपन इस केस में कोई सा भी अपन यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। a अपने को यहाँ से ही वैल्यू लेना पड़ेगा, जैसे हम अज्यूम्ड मीन लेते थे स्टैंडर्ड स्टेप डिविएशन फॉर्म में, ठीक है। हम वहाँ पे जो हमने एक स्टेप डिविएशन मेथड देखा हुआ था, ठीक है। पहले हमने जो एक स्टेप डिविएशन मेथड देखा हुआ था, ये कुछ उसी प्रकार का ही मेथड है, ठीक है। ये कुछ उसी प्रकार का ही मेथड है। तो अब अगर हमको यहाँ पे कोरिलेशन हमको कोएफिशिएंट निकालना है, तो यहाँ पे अगर ऐसे केस में अगर हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो ये क्या है, ये सिर्फ खाली उसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये हमारा सिर्फ खाली बस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे अपने को जैसे बुक में दिया हुआ था u इज इक्वल्स टू, u क्या दिया हुआ था, x माइनस u दिया हुआ है अपने को x माइनस ए अपॉन बी और v दिया हुआ y माइनस सी अपॉन डी, x माइनस ए अपॉन बी और y दिया हुआ v दिया हुआ है y माइनस सी अपॉन डी। सो यहाँ पे ओरिजिन है अपना ये c और ये है अपना b, ठीक है। सो यहाँ पे r ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन यहाँ पे b और यहाँ पे ये d, सॉरी ये r ऑफ u v, r ऑफ u v निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ b और ये मॉड्यूलस ऑफ d इंटू r ऑफ एक्स वाई,
ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे आर ऑफ यू वी निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, देखिए वही फॉर्मूला दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे इधर आर ऑफ एक्स वाई है और इधर आर ऑफ यू वी है। ओके, ठीक है, यहाँ पे उल्टा कर दिया मैं, यहाँ पे आर ऑफ एक्स वाई है और यहाँ पे आर ऑफ यू वी है। ओके, ठीक है, सो अपना अपन इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे r of xy and r of uv being the coefficient of correlation between x and y and u and v respectively, establish numerically the two correlation coefficient remain equal and they would have opposite signs only when b and d the two scales differ in sign। मतलब जैसे अगर यहाँ पे b और d अगर यहाँ पे साइन अगर दोनों का अलग है तभी वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये तो लॉजिकल है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों अगर जैसे सेम साइन है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। ये तो हमने स्कैटर डायग्राम से हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम -1 तक गए थे हम। ठीक है, ओके, सो हम वहां पे वो चीज स्कैटर डायग्राम से समझ चुके हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y डेटा n इज इक्वल्स टू 10 समेशन x y 220 x स्क्वायर समेशन y स्क्वायर ex और ये ey। हमको यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल है 17.2 और इसमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है इसको नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास 17.2, डाटा दिया हुआ है हमको समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 220, एन दिया हुआ है 10, एक्स स्क्वायर 200, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 220। ठीक है, एन दिया हुआ है 10, समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 200 और समेशन वाई स्क्वायर दिया हुआ है अपने को यहाँ पे 262 और यहाँ पे समेशन एक्स दिया हुआ है यहाँ पे 40 और समेशन वाई दिया हुआ है 50। ठीक है, और यहाँ पे समेशन वाई दिया हुआ है 50। ठीक है, अब हमको यहाँ से निकालना है कोरिलेशन। ठीक है, ओके, हमको यहाँ से निकालना है कोरिलेशन। तो अब हम यहाँ पे कोरिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने फॉर्मूलेज देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे कौन कौन से फॉर्मूलेज थे तो और यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा। देखिए, तो हमको देखिए अगर जैसे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे हमको x बार और y बार की जरूरत है, इसलिए अब यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको x बार और y बार की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे हमारा ये वाला यहाँ पे हमारा फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, ओके, तो इसलिए मैंने बोला था कि सारे फॉर्मूले याद करने जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है वो हमको इस क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड फॉर्मूला। तो r इज इक्वल्स टू n इंटू n क्या है 10 इंटू समेशन यहाँ पे समेशन एक्स वाई 10 n इंटू समेशन x इंटू समेशन y। ओके, यही था, एक बार देख लेते हैं एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y, दोनों चीजें हैं। ठीक है, 220 माइनस यहाँ पे समेशन x इंटू समेशन y। ओके, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ क्या था समेशन एक्स स्क्वायर n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 10 इंटू 200 माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर 40 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये आगे इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद रूट ऑफ ये n इंटू n क्या है 10। ठीक है, 10 इंटू यहाँ पे क्या था समेशन y स्क्वायर। ठीक है, समेशन y स्क्वायर 262 माइनस यहाँ पे 50 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व करेंगे।
कैलकुलेटर लेते हैं। तो ऊपर में पहले क्या आ रहा है, ऊपर में आ रहा है यहाँ पे 40 इंटू 50 आएगा। 40 इंटू 50 अपने पास है 2000। 10 इंटू 220, 10 इंटू 220 माइनस 10 इंटू 220 माइनस 40 इंटू 50 2000। तो इधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है अपने पास 200। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है अपने पास 200, नीचे आएगा, नीचे का कैलकुलेशन 40 स्क्वायर होगा अपने पास 1600 और 10 इंटू 2000 माइनस 1600, तो ये आएगा 400। 400 का रूट लेंगे तो आ गया 20। ठीक है, नीचे आ गया अपने पास ये 20, फिर ये माइनस, यहाँ पे आएगा 20, फिर ये माइनस 10 इंटू 262, 2620 माइनस 2500, इसका रूट आएगा अपने पास 10.95। ठीक है, यहाँ पे इसका रूट आएगा 10.95। 10.95 कुछ मिस्टेक हो रहा है हमसे। ओके, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला सही लिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला तो सही लिया हुआ है, समीशन एक्स वाई एक्स इंटू समीशन वाई, समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। यहाँ पे एक मिस्टेक, हमारे यहाँ पे एक ही मिस्टेक हो रहा है, जो यहाँ पे बीच में जो मैंने माइनस सिंबल लगा दिया। ठीक है, ओके। और ये मिस्टेक कैसे समझ में आया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जो माइनस सिंबल लगा रहा था तो उससे हमारा क्या आ जा रहा था, वैल्यू जो हमारा आंसर आ जा रहा था वो 1 से ऊपर आ जा रहा था। ठीक है, तो वही हमको यहाँ पे मिस्टेक समझ में आया उसी से ही। ठीक है, ओके। डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पे आ रहा है 0.91, तो यहाँ पे काफी अच्छा कोरिलेशन है दोनों के बीच का। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छा कोरिलेशन है दोनों के बीच का। ओके, यहाँ पे यही आंसर आएगा 0.91। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एक्स बार निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये एक्स बार निकाल सकते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन और समेशन वाई अपॉन एन, फिर यहाँ पे कोवेरिएंस, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन ये प्रोसेस काफी ज्यादा लेंथी हो जा रहा है। ठीक है, ओके, ये प्रोसेस हमारा काफी ज्यादा लेंथी हो जा रहा है, तो इसलिए हमने ये वाले प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को और एक एग्जांपल दिया हुआ है एक्स और वाई। ठीक है, सो यहाँ पे भी अपन जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये x और y ले लिए, यहाँ पे अपने को n दिया हुआ है, n यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, n अपना आ रहा है यहाँ पे 5। ठीक है, सो यहाँ पे अपने पास आ रहा है n इज इक्वल्स टू 5, सॉरी 5 है 6 है यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 6 है अपने पास। ठीक है, सो यहाँ पे अपन उस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, समीशन एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया, ये सबका समीशन। ओके, ये सिंपल एग्जांपल है, ये आप लोग अपने तरीके से करके देख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। ठीक है, आप लोग इसको दोनों तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है, आप लोग इसको दोनों तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे फास्ट कैलकुलेशन होते जाएगा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको फास्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आगे और एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 17.4, इसमें अपना u v निकाला हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो u और जो v निकाला हुआ है उसके बीच में जो अपना ये a और b है, वो a और b किस तरीके से निकाल रहे हैं, वहाँ पे एग्जांपल जो दिया हुआ है अपने को 17.4। ठीक है, यहाँ पे अपने को जो यहाँ पे जो u निकाला हुआ है वो अपने को देखिए x माइनस a, तो अब यहाँ पे a किस तरीके से निकाला गया है, यहाँ पे जो a जो लिया गया है वो a लिया गया है एवरेज ऑफ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, एवरेज ऑफ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, एवरेज ऑफ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ
यहाँ पे x। ओके, ठीक है। उसी तरीके से b निकाला जाएगा, तो वो भी आ रहा है एवरेज ऑफ टू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे u और v निकाला गया। फिर उसके बाद जैसे u v निकाल लिया गया तो फिर वो सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस एज टू बी फॉलोड फॉर x एंड y। ठीक है, एज टू बी फॉलोड फॉर x एंड y। तो हमको ये चीज करने का जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास तो कैलकुलेटर है, तो हमको अगर ये u और v वहां पे निकालने का ज्यादातर जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, जब अपने को डायरेक्ट हमको वहां पे कैलकुलेटर का हेल्प नहीं रहता, तब हम वो बड़े बड़े वैल्यूज के लिए हम वहां पे u और v वाला फॉलो करते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस एज टू बी फॉलोड फॉर x एंड y। ये इस तरीके से किया गया है। ठीक है, हमारे पास तो कैलकुलेटर है, तो अगर आप उस तरीके से नहीं भी करेंगे, आप डायरेक्ट और x और y से भी निकालेंगे, तो भी अपना कोरिलेशन का आंसर आ ही जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, आगे भी एक एग्जांपल दिया हो, उसको भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 17.6। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 17.6। ये वाला थोड़ा सा अलग है एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल 17.6 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर 20 आइटम्स इज 0.4। हमको यहाँ पे r दिया हुआ है, 0.4, और यहाँ पे n दिया हुआ है 20। ठीक है, ओके। अब आगे क्या दिया हुआ है, द AMs एंड SD ऑफ x एंड y आर नोन टू बी 12 and 15 and 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे मीन ऑफ x दिया हुआ है, x बार इज इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे y बार दिया हुआ है 15, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया हुआ है 3, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y दिया हुआ है 4। सही है, ठीक है, 3 और 4। ठीक है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द पेयर ऑफ 20 15 वाज रॉन्गली टेकन एज 15 20। ठीक है, ये अपन गलत ले लिए थे। ओके, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे करेक्ट वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, सो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। हम कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं, अभी ये सब गलत वाला निकाल रहे हैं। ठीक है, ये अपना RW रॉन्ग वाला। ठीक है, अभी सब अपन रॉन्ग वाला निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे RW क्या है, RW है अपना 0.4 इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई पता नहीं है अभी अपने को। ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई पता नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x क्या है 3, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है 4। सो यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा हमारे पास 0.4 इंटू 12, जो कि है यहाँ पे आएगा अपने पास 0.4 इंटू 12 आएगा अपने पास 4.8। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आ गया 4.8। ठीक है, यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला, यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला था अपने पास समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, और यहाँ पे y माइनस वाई बार। ठीक है, यहाँ पे ये था फॉर्मूला समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n। ठीक है, अपने पास ये फॉर्मूला था। ठीक है, अपने पास और एक दूसरा भी फॉर्मूला था, अपन शायद वो वाला यूज करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ऐसे केसेस में हम अगर वो वाला यूज करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे शायद था समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार वाई बार, यही था फॉर्मूला। ओके, एक बार देख लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला था अपने पास, ये सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो बेहतर होगा, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस ये एक्स बार वाई बार अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ से अपने को समेशन ऑफ एक्स वाई निकल जाएगा। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या निकला है अपने पास 4.8। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स वाई पता नहीं है, डिवाइडेड बाय n है अपने पास 20 माइनस एक्स बार वाई बार 3 इंटू एक्स बार और वाई बार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो तो स्टैंडर्ड डिविएशन था, ये दिया हुआ है 12 और 15।
-12 × 15, ठीक है। तो यहाँ पे -12 × 15 इस तरफ आ जाएगा तो 4.8 प्लस यहाँ पे 12 × 15 ये आ गया 180 इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन 20, ठीक है। ये 20 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 प्लस 4.8 × 20, यहाँ पे आ गया समेशन एक्स वाई आ गया अपने पास 3696, ठीक है। अब क्या हो गया था, वहां पे 15 20 और यहाँ पे 20 50 अलग अलग ले लिया गया था, तो यहाँ पे समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू वहां पे 3696। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई का अगर हम समेशन करेंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जैसे एक्स वाई का जैसे यहाँ पे समेशन करेंगे तो यहाँ पे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 15 और 15 20 फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, एक्स और वाई अगर। लेकिन वो अपना फर्क कहाँ पड़ेगा, वो अपना फर्क पड़ेगा एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, ठीक है। सो एक्स बार अपना था समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बार क्या था 15 इज इक्वल्स टू समेशन एक्स, और यहाँ पे आ रहा है समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। ये एन है अपने पास 20, तो यहाँ से अपने को समेशन एक्स निकल जाएगा 15 × 20 आ जाएगा 300। ये अपना क्या है, ये अपना रॉन्ग वाला है, ठीक है, ओके। उसी तरीके से अपना y बार दिया हुआ है समेशन y अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पे y बार क्या था 13, सॉरी शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, 20 और 12 और 15 था ना, ओके। यहाँ पे 12 और 15 था, तो यहाँ पे अपना आंसर गलत आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 12, तो यहाँ पे 12 × 20 होगा ये अपना 240, ओके। और यहाँ पे है y बार है 15, तो यहाँ पे समेशन y क्या है, समेशन y अपने को पता नहीं है, डिवाइड बाय 20, तो यहाँ से हम समेशन y निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 300, ठीक है। ये अपना रॉन्ग वाला है। सो अगर अपने को राइट वाला निकालना है, ठीक है, x राइट, तो यहाँ पे 240 यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, पहले हमने यहाँ पे 20 लिया था और यहाँ पे मैं 15 प्लस कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे 20 15 लिया था, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 20 15 ले लिया था, सॉरी यहाँ पे 20 15 लेना था लेकिन हमने ले लिया था 15 20, ठीक है। यहाँ पे 20 15 लेना था लेकिन ले लिया था 15 20, सो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे -15 यहाँ पे +20, ठीक है। सो यहाँ पे 240 -15 +20, सो यहाँ पे आ जाएगा 245, ठीक है। और यहाँ पे समेशन y राइट वाला यहाँ पे 300, यहाँ पे क्या ले लिया था, यहाँ पे हमने 20 ले लिया था और यहाँ पे 15 आना था, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 295, ठीक है। समेशन y राइट वाला, समेशन x राइट वाला, ओके, ठीक है। यहाँ पे आ गया अपने पास समेशन y राइट वाला और यहाँ पे समेशन x राइट वाला, ओके, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से पहले स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज होगा, यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है, ये था। तो यहाँ से अपने को समेशन x स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने को समेशन x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x क्या दिया हुआ था अपने पास है 3, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है 3, यहाँ पे है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है 3। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं एक स्टेप बना देता हूँ, नहीं तो क्या है कुछ लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। अपॉन 20 माइनस ये x बार यहाँ पे रॉन्ग वाला ले रहे हैं अभी हम, ठीक है, यहाँ पे हम राइट वाला नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अपने पास है 12 का स्क्वायर, यहाँ पे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 144, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 144 प्लस 9 आ जाएगा 153, और यहाँ पे समेशन x स्क्वायर अपॉन 20, तो यहाँ से अपन समेशन x स्क्वायर निकाल सकते हैं 153 × 20, तो ये आ रहा है 3060, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये निकाल लेते हैं अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, तो यहाँ पे रूट ऑफ ये समेशन y स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है।
यहाँ पे y बार का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है 4, यहाँ पे अपने पास 4 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है 4, समेशन ऑफ y बार का होल स्क्वायर, y बार स्क्वायर माइनस 20 माइनस y बार का होल स्क्वायर, y बार क्या था 15 का स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 16 इज इक्वल्स टू समेशन y स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 225, तो यहाँ पे आ जाएगा 225 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 241, 241 इज इक्वल्स टू समेशन y स्क्वायर अपॉन 20, तो यहाँ पे समेशन y स्क्वायर आ जाएगा मेरा 241 मल्टीप्लाइड बाय 20, 241 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो यहाँ पे आ गया 4820। ये क्या है अपना रॉन्ग वाला है, ठीक है। अभी जो हमने निकाला वो रॉन्ग वाला है, ओके, ठीक है। सो राइट वाला निकालने के लिए समेशन x स्क्वायर में यहाँ पे क्या है 3060 था ना, ओके। समेशन x स्क्वायर ये राइट वाला निकालने के लिए 3060, इसमें माइनस करेंगे, हमने क्या ले लिया था 1520 ले लिया था, ठीक है, जबकि हमको लेना था 2015, तो यहाँ पे 15 स्क्वायर को माइनस करके 20 स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3060 माइनस 225 प्लस 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 3235, ओके, ठीक है। समेशन x समेशन y राइट वाला निकालने के लिए यहाँ पे आएगा अपने पास ये क्या है 4820, ठीक है, 4820 माइनस यहाँ पे 15 स्क्वायर, यहाँ पे क्या था यहाँ पे ले लिए थे 20 स्क्वायर, तो यहाँ पे 20 स्क्वायर को माइनस करेंगे और यहाँ 15 स्क्वायर को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 4820 माइनस 400 प्लस 225, तो आ जाएगा 4645, ठीक है। ये अपना x और y राइट वाला आ गया है, ठीक है। यहाँ पे पहले एक बार वैल्यूज देख लेते हैं हम सही निकाल रहे हैं कि नहीं। ये 3696 आ गया समेशन एक्स वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3060 आ गया अपने पास, ठीक है। यहाँ पे 4820 आ गया, करेक्टेड समेशन एक्स आ गया अपने पास 245 और ये 295, करेक्टेड एक्स स्क्वायर 3235 4645 बराबर आ गया वैल्यूज, ठीक है। हमारे पास सारे वैल्यूज बराबर आ गए हैं, ओके, हमारे पास सारे वैल्यूज बराबर आ गए हैं। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को अपन फॉर्मूला में पुटअप करके ये अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ सारे वैल्यूज यहाँ पे बराबर आ गए, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये वैल्यूज के ऊपर ही था, ठीक है, ओके। यहाँ पे अब ये वैल्यूज सारे बराबर आ गए हैं, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप करके हम यहाँ पे कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपना r इज इक्वल्स टू आ जाएगा आंसर 0.31, ठीक है। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो हमको मेजर जो हमको वैल्यूज जो यहाँ पे कैलकुलेट करने थे वो सारे वैल्यूज हम बराबर निकाल चुके हैं, ओके, ठीक है। तो आगे अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुटअप करके कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल क्वेश्चन है वह आप लोग देख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक कार्ल पियर्सन का यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिया हो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहां से मुझे बता सकते हैं, मैं वहां से आप लोग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोग के डाउट को, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या हो रहा है। थर्ड स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अब ये रैंक से ही समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे हमको रैंक से ही काफी कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या चीज किसको दिया जाए, ठीक है, ओके। तो कई बार जैसे केसेस आ जाते हैं, सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, अब आप लोग जैसे मोस्ट प्रोबेबली आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है कि कौन सबसे अच्छा बैट्समैन है, ठीक है। आजकल ज्यादा चल रहा है फैब 4 क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट में चल रहा है फैब 4, जो लोग क्रिकेट जानते हैं उनके लिए काफी कुछ इजी होगा, ठीक है। जैसे है विराट कोहली, ठीक है, यहाँ पे है विराट कोहली, हाँ, एक है जो रूट,
एक है जो रूट, ठीक है, एक है स्टीव स्मिथ और एक है स्टीव स्मिथ और एक है अपने पास केन विलियमसन, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से ओपिनियन बना के इनकी रैंकिंग करते हैं, ठीक है। कोई हो सकता है कोई विराट कोहली को रैंक 1 दे दे, कोई जो रूट को रैंक 1 दे दे। देखो विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और यहाँ पे केन विलियमसन, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से रैंकिंग करते हैं। सपोज ये एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ठीक है। कोई बोल रहा है मैं विराट कोहली को ये बोल रहा है मैं 1 रैंक दूंगा, स्टीव स्मिथ को 2 दूंगा, जो रूट को 3 दूंगा, केन विलियमसन को 4 दूंगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं विराट कोहली को मैं 1 नहीं दूंगा, मैं स्टीव स्मिथ को 1 दूंगा, विराट कोहली को 2 दूंगा, केन विलियमसन को 3 दूंगा, जो रूट को 4 दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी जजमेंट है। ओके, सो ये इस तरीके से ये क्या है, सबने इनको रैंक अलॉट कर दिए। तो अब अगर हमको जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में जैसे हमको यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये जो स्पीयरमैन है उन्होंने हमको एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। अगर जहाँ पे ऐसे क्वालिटेटिव एनालिसिस करने पड़ते हैं, जहाँ पे हमको जजमेंट करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे केसेस में हमको क्या रैंक अलॉट करना पड़ता है। हम जहाँ पे ऐसे केसेस में रैंक अलॉट करके फिर हम वहाँ पे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे मार्क्स वाला केस ले लें, ठीक है, जैसे मार्क्स वाला केस ले लें, तो यहाँ पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। सपोज यहाँ पे लेते हैं, एक में 50, दूसरे में भी 50, तीसरे में 60। तो अगर जैसे 2 स्टूडेंट्स के 50-50 आ गए, ठीक है, तो हम दोनों को सेकंड रैंक तो नहीं दे सकते, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पे एक को सेकंड और एक को थर्ड नहीं दे सकते, ठीक है। हम यहाँ पे एक को सेकंड और एक को थर्ड नहीं दे सकते, या तो हमको दोनों को सेकंड देना पड़ेगा, या तो मेरे को रैंक इस तरीके से बांटने पड़ेंगे कि ये मेरा 2.5 और ये मेरा 2.5, ठीक है। ओके, या तो हमको इस तरीके से रैंक्स बांटने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पे 2 + 3/2 करके 2.5 दोनों को हमको बांटना पड़ेगा। ये रैंक 1 है। ओके, ठीक है। ऐसे केसेस के लिए हम फिर यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। देखिए, when we need finding correlation between two qualitative characteristics से ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ये ब्यूटी और इंटेलिजेंस नहीं देखा था, हमने क्या देखा, स्किल देखा, क्रिकेटिंग स्किल्स, ठीक है। क्रिकेटिंग स्किल्स देखे तो उस बेस पे वहां पे रैंकिंग किया सबने, ठीक है। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 जजेस। अब वहां पे ए और बी लिया, तो उन दोनों के बीच में कितना एग्रीमेंट होगा और कितना डिसएग्रीमेंट होगा, वो भी हम फाइंड करने के लिए रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ले सकते हैं, ठीक है। So far as assessing a qualitative characteristics is concerned, as compared to product movement correlation coefficient, rank correlation coefficient is easier to compute। काफी इजी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा है, काफी इजी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। यहाँ पे अगर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में लेना है तो R is equals to 1 - 6 into summation d² अपॉन, यहाँ पे ऐसा ही है, अपॉन n, और यहाँ पे n² - 1 n, और ये n² - 1। ये जो d है, d अपना है वो जो रैंक जो अलॉट करते हैं, ठीक है, जो डिफरेंस इन रैंक है, ठीक है। d होगा अपना डिफरेंस इन रैंक होगा, ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस इन रैंक, ओके, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छे से लिखता हूं। D is equals to डिफरेंस इन रैंक, जिसको यहाँ पे x और y भी बोला जाता है, ठीक है, x - y भी बोला जाता है, ओके, ठीक है। Where R denotes rank relation coefficient, it lies between -1 and 1 inclusive of the two values, ठीक है, ये तो पता ही है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट है तो सेम चीजें होंगी। D is equals to x - y represent the difference in ranks for the ith individual and the n denotes the number of individual, ठीक है।
ये आगे देख सकते हैं, ये अपना यहाँ पे और एक ये फॉर्मूला दिया हुआ, अगर जिससे रैंक अगर टाई हो गया, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे अगर रैंक अगर टाई हो जा रहा है, ठीक है, रैंक अगर जैसे टाई हो जा रहा है तो उस केस में अपन यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको लिखते हैं इन केस ऑफ टाइड रैंक्स, इन केस ऑफ टाइड रैंक्स, ठीक है, अगर रैंक अगर टाई हो जा रहा है तो यहाँ पे आर रैंक को यहाँ पे 1 - 6 इंटू, इसको ब्रैकेट में समीशन डी स्क्वायर, यहाँ पे समीशन डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस किया गया है, प्लस समीशन ऑफ यहाँ पे टी क्यूब, टी आई जे क्यूब, वहां पे आई जे लिखा हुआ है वो जो वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे टी आई जे क्यूब माइनस यहाँ पे टी, ठीक है, ये टी आई जे क्यूब जो टाइड रैंक्स है, ठीक है, डिवाइड बाय 12, ओके, डिवाइड बाय 12, देखिए माइनस टी डिवाइड बाय 12, और नीचे तो वही आएगा। तो अगर जैसे टाइड रैंक वाला केस आता है तो ये तो अपना फॉर्मूला है ही, उसमें हमको ये पार्ट को ऐड करना पड़ता है, ठीक है, डिवाइड बाय एन स्क्वायर एन माइनस 1, ठीक है, एन स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1, ओके, यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये जो पार्ट है ये अपना टाइड रैंक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सिंपल वाला जो एग्जांपल है वो तो आप लोग समझ जाएंगे, यहाँ पे जो टाइड रैंक्स वाला एग्जांपल है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल वाला है, यहाँ पे रैंकिंग दी गई है, ठीक है, यहाँ पे रैंकिंग दी हुई है, जिसकी सबसे ज्यादा उसको सबसे फर्स्ट रैंक, 95 को फर्स्ट रैंक, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा उसको सबसे बड़ा रैंक, ओके, ठीक है, जिसका यहाँ पे कम उसको यहाँ पे रैंक कम, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस है डायरेक्ट रैंक वाले ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन इको मार्क्स एंड स्टैट्स मार्क्स, हम ये वाला ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइड रैंक्स वाला पार्ट है, ये वाला ले लेते हैं। तो एग्जांपल 17.11, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको मार्क्स, यहाँ पे इको का मार्क्स दिया हुआ है, स्टैट्स का मार्क्स दिया हुआ है, इको यहाँ पे स्टैट्स, ठीक है, एक को ले लेते हैं x और एक को ले लेते हैं y। मार्क्स क्या क्या है, मार्क्स अपने पास 80, 56, 50, 48, 50, 62, 60, 80, 56, 50, 48, 80, 56, 50, 48, 50, 62, 60, 50, 62, 60, 90, 75, 75, 65, 65, 50, 65, 90, 75, फिर यहाँ पे पास में सेम था, फिर से 75, फिर 65, दो बार 65, ठीक है, यहाँ पे 75, फिर दो बार 65, फिर यहाँ पे 50 और यहाँ पे फिर से 65, ठीक है। अब हमको यहाँ पे रैंक देना पड़ेगा, रैंक ऑफ एक्स, ठीक है, हमको यहाँ पे आर नहीं लिखते, यहाँ पे आर लिखेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, एक्स आई लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे रैंक देंगे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रैंक सबसे बड़ा ये है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में है 60, ओके, सेकंड नंबर में है 62 है, सॉरी, तो यहाँ पे इसको सेकंड रैंक। थर्ड नंबर में क्या है 60, ठीक है। फोर्थ नंबर में है अपने पास 56। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 50 है दो बार है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5 + 5/2, यहाँ पे दो बार है, ठीक है, तो दोनों को मैं 5.5 रैंक दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों को 5.5 रैंक दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, अपना 5 और 6 तो कवर हो गया, तो यहाँ पे इसको 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको 7 देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ 5 और 6 तो यहाँ पे कवर हो गया, तो यहाँ पे इसको देंगे 7। ये अभी आ गया वाई आई, ठीक है, तो वाई आई में लेंगे तो यहाँ पे 90 का रैंक 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया अपने पास सेकंड रैंक में 75 कितने बार है, 75 है अपने पास दो बार,
ठीक है, 75 अपने पास 2 बार, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड रैंक देना था। ठीक है, यहाँ पे अपने को सेकंड और थर्ड रैंक देना था, तो यहाँ पे 2 + 3/2, ठीक है, 2 बार है, तो सेकंड और थर्ड 2 + 3/2, तो यहाँ पे 2 + 3/2 आएगा 2.5, तो यहाँ पे आ गया 2.5। ठीक है, अब ये क्या है, थर्ड रैंक के लिए 65 है, फोर्थ रैंक के लिए सॉरी, सेकंड और थर्ड तो दे दिया अपने पास, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है, तो 4 + 5 + 6, अब यहाँ पे 3 है, तो 4 + 5 + 6/3, ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 5 + 6/3 करेंगे तो सबका आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, 4 5 6 हमने दे दिया, तो अब ये आ जाएगा अपना 7th रैंक। ओके, ठीक है, अब ये अपना आ गया 7th रैंक। ओके, अब हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे डी, तो डी ये माइनस ये x माइनस वाई, ठीक है, तो यहाँ पे 1 - 1 0, 4 - 5, सीधा हम यहाँ पे डी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डी निकाल लेते हैं अभी के लिए, एग्जाम में करेंगे तो सीधा हम यहाँ से डी स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, 7 - 5 2, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, यहाँ पे आ गया -5 और यहाँ पे आ गया -2। ठीक है, यहाँ पे निकाल लिया डी स्क्वायर, तो आ गया 0, ये आएगा 2.25 आएगा, शायद 1.5 का स्क्वायर आएगा अपने पास 2.25। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0.5 का स्क्वायर आएगा 0.25। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर आएगा 0.25, 5 का स्क्वायर आएगा -5 का स्क्वायर आएगा 25, -2 का स्क्वायर आएगा 4। ठीक है, ये सारों का सम कर लेंगे हम, क्योंकि ये अपने को इसका सम का जरूरत है। 2.25 + 9 + 4 + 0.25 + 25 + 4, तो आ गया 44.5। ठीक है, यहाँ पे आ गया समेशन डी स्क्वायर 44.5। अब जो अपने को जो निकालना था वहां पे, वो जो बीच वाला जो टर्म था TIJ³ - TIJ/12, ये जो चीज जो निकालनी है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, TIJ³। अब यहाँ पे IJ³ कौन सा है, ठीक है, पहले हमारे यहाँ पे कौन कौन सा रैंक हमारे यहाँ पे मिक्स हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कौन कौन सा रैंक और वो कितने बार हो रहा है, ठीक है, कितने बार टाई हो रहा है वो करना है। ठीक है, यहाँ पे जो अपना जो रैंक्स जो टाई हो रहा है वो कौन सा रैंक नहीं, वो कितने बार टाई हो रहा है। जैसे ये वाला रैंक 2 बार टाई हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये 2 बार टाई हो रहा था, सो यहाँ पे ये जो टी है वो अपना 2 बार आएगा। ठीक है, 2³ - 2। ठीक है, फिर दूसरा और एक है अपने पास, और एक है जो अपने पास 2 बार जो टाई हो रहा था। ठीक है, तो वो भी अपना 2³ - 2। ठीक है, प्लस और एक है अपना 3 बार टाई हो रहा था, तो वो 3³ - 3/12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 2 6, और यहाँ पे 8 - 2 6 12। ठीक है, 6 + 6 12, और यहाँ पे 3³ क्या आता है 27 - 3, 24 + 12, ये आएगा 36/12 करेंगे, तो ये आ गया अपने पास, इसको सॉल्व करने से आएगा 3 आ जाएगा अपना, यहाँ पे अपना आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमको निकालना था कोरिलेशन, तो यहाँ पे R = 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर क्या है अपना, यहाँ पे आ गया 44.5। ठीक है, समेशन डी स्क्वायर आ गया 44.5 माइनस ऑफ, यहाँ पे प्लस किए थे, सॉरी माइनस नहीं कर रहे थे, यहाँ पे प्लस डिवाइडेड बाय ये +3। ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू निकाले तो +3 डिवाइड बाय n क्या दिया हुआ है, n अपने पास है 7। ठीक है, n यहाँ पे 7 और 7 स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये अपने पास 1 - 6 इंटू 44.5, सॉरी 44.5 + 3 × 6 285। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 285 डिवाइड बाय 49 - 1 इंटू 7, यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय 336, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 285, तो -284, तो 284/336, ये आ जाएगा माइनस आएगा 0.84। ठीक है, ये नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है -0.84। ओके, ठीक है, आप देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया हमने। ओके, यहाँ पे आ रहा है
यहाँ पे अपना आंसर यहाँ पे आ रहा है अपने पास 0.15 आ रहा है। ठीक है कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में ही मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, हमने यहाँ पे फॉर्मूले में ही मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे अलग से है। ओके, ठीक है, देखिए ये छोटा छोटा मिस्टेक यहाँ पे आपका आंसर पूरा गलत कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे मिस्टेक है, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया हमने, सिर्फ फॉर्मूले में ही मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे 336 मेमोरी 1 माइनस मेमोरी रिकॉल, तो आ रहा है अपने पास 0.15। ये आएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर। ओके, ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। ओके, ठीक है, यहाँ पे अब आगे जाते हैं। आगे जो अपना जो लास्ट मेथड जो दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, ये क्या दिया हुआ है? A very simple and casual method of finding correlation when we are not serious about the magnitude of the two variables. Magnitude मतलब उसका वैल्यूज कितना है। ठीक है, जब हम उसको उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते तब हम यहाँ पे वो निकालते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कॉन्करेंट डिविएशन के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, this method involves in attaching a positive sign for x value except the first. If this value is more than the previous value, then assigning a negative value. देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, सपोज यहाँ पे ले लिया हमने, आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन पार्ट 4, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। ठीक है, यहाँ पे सपोज जैसे हमने यहाँ पे ले लिया x, यहाँ पे y। ठीक है, यहाँ पे ले लिया 10, फिर यहाँ 15, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे 8 डाल दिया तो 8। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे ले लिए 3। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंबल्स देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस या माइनस सिंबल देंगे। फर्स्ट वाले में कुछ नहीं, सेकंड वाला अगर ये फर्स्ट वाले से बड़ा है तो प्लस, ठीक है, छोटा है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। वैसे इस केस में ये बड़ा है तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे भी प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं xi, यहाँ पे ले लेते हैं yi। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, xi इंटू yi कर लेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सिंबल्स दे देते हैं। ये चीज वहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों के लिए हमने यहाँ पे सिंबल्स दे लिए। अब हम यहाँ से पॉजिटिव साइंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने डिविएशन है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे अपने पास 1, 2, 3 और 4 डिविएशन है। जितने हम सिंबल्स दिए हैं उतने अपने डिविएशंस है, तो वो डिविएशंस को बोला जाता है m। तो यहाँ पे m 4 है। यहाँ पे पॉजिटिव साइंस कितने हैं, 2। ठीक है, यहाँ पे x और y का पॉजिटिव साइंस, खाली ये वाला पॉजिटिव साइन देखना है। ठीक है, अलग अलग नहीं देखना है, अलग अलग देखेंगे तो यहाँ पे अपने को 4 पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे है 2। ठीक है, ओके, यहाँ पे m है 4 और यहाँ पे c है 2। तो अब इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला है RC प्लस माइनस, यहाँ पे रूट ऑफ प्लस माइनस 2C माइनस m अपॉन m। ठीक है, यहाँ पे RC प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे प्लस माइनस 2C माइनस m अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे n दिया हुआ है। ओके, सॉरी, नीचे m है, नीचे है अपना m, यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे m है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस लगाने का मतलब क्या हुआ, अगर ये मेरा 2C माइनस m, अगर यहाँ पे मेरा माइनस आता है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस सिंबल लूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी फिर मैं माइनस सिंबल लूंगा। अगर ये मेरा प्लस आता है तो मैं यहाँ पे दोनों जगह मैं प्लस सिंबल लूंगा।
ठीक है। सो यहाँ पे इफ 2c माइनस m इज पॉजिटिव देन प्लस सिंबल वुड बी टेकन, देन पॉजिटिव सिंबल विल बी टेकन, ठीक है, वुड बी टेकन एंड वाइस वर्सा। मतलब समझ में आ रहा है। तो अगर जैसे नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आर सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ पे रूट ऑफ ये प्लस माइनस 2c माइनस m, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 माइनस 4, ठीक है, अपॉन यहाँ पे m, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हमारा जो इस क्वेश्चन में आ रहा है, इस क्वेश्चन में सॉरी यहाँ पे ये 2 इंटू 2 है। ओके, यहाँ पे ये 2 इंटू 2 है। तो हमारे ये इस क्वेश्चन में हमारा ये कोरिलेशन नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है, जीरो आ जा रहा है। ओके, हमारे इस क्वेश्चन में कोरिलेशन जीरो आ जा रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। डिनोटिंग द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस बाय सी, कॉन्करेंट डिविएशन जितने डिविएशंस हुए, ठीक है, पूरे वैल्यूज को नहीं लेना, जितने डेविएशंस हुए उसको लेना है। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस लिखा हुआ है एंड द टोटल नंबर ऑफ डिविएशंस एज m, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिविएशंस एज m मस्ट बी वन लेस देन द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ, देखिए मस्ट बी वन लेस देन द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ x एंड y। हमारे पास वहां पे 5 वैल्यूज थे, लेकिन वहां पे अपने जो डिविएशंस है वो सिर्फ 4 है। ओके, इफ 2c minus m is greater than 0 we take the positive sign both inside and outside the radical sign, दोनों जगह inside और outside, and if 2c minus m is less than 0 we are to consider the negative side both inside and outside the radical sign. okay, like Pearson correlation coefficient and Spearman दोनों की जैसे ही इसमें भी -1 और 1 दोनों इंक्लूसिव रहते हैं, यही वैल्यू आती है, ठीक है। ओके, ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, डिमांड दिया हुआ है, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। देखिए जैसे जैसे अपना ये प्राइस अगर बढ़ रहा है तो प्लस सिंबल, और यहाँ पे अगर घट रहा है तो माइनस सिंबल। यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे अब अपने पास पॉजिटिव साइज कितने आए, 2 आए, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइज कितने आए, 2 आए। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 2, ओके, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिविएशंस कितने हैं, m कितने हैं, देखिए यहाँ पे कितने वैल्यूज थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ डिविएशंस कितने हैं, 7 है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूला लिया गया, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आया तो यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू ले लिया, तो ये माइनस और -3 ये 3/7 हो गया, और इधर नेगेटिव वैल्यू ले लिया गया। 3/7 का रूट जो भी आया उसके साथ नेगेटिव सिंबल लगा के ये अपना आंसर आ गया है। ओके, ठीक है। और अपने को पता भी है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। सो यहाँ पे अपना आंसर आ गया, नेगेटिव ही आ गया, ठीक है। तो उसी हिसाब से डाटा भी दिया हुआ है। ओके, ठीक है। जिस हिसाब से जैसे अपना डाटा दिया हुआ उस हिसाब से अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। देखिए क्या है, जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, ये प्राइस और डिमांड, ठीक है, ये प्राइस बढ़ा जैसे ही डिमांड कम हो गया, ठीक है, हमको समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए। आगे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही प्राइस बढ़ा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिमांड ये बढ़ गया। लेकिन देखिए अब इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे जो मैंने बोला था वहां पे गलत हो गया है, ठीक है। ओके, मैंने जो यहाँ पे जो बोला था यहाँ पे वो गलत हो गया है। ओके, सो हम इस तरीके से एकदम से जज नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर जैसे ऐसे ही अगर होते जा रहा है, सपोज यहाँ पे जैसे ही अगर जैसे मैंने प्राइस बढ़ाया तो मेरा डिमांड कम हो गया, जैसे ही मैंने प्राइस कम किया और मेरा डिमांड बढ़ने लगा, अगर वैसे टाइप की ही सारे चीजें आते रहेंगी तो वहां पे उस हिसाब से हम यहाँ पे वो चीज निकाल सकते हैं कि उस हिसाब से हम यहाँ पे जजमेंट कर सकते हैं कि आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। कई बार जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहाँ पे जजमेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आज अपना कोरिलेशन का खत्म होता है। आज हमारे यहाँ पे कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि कोरिलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस है वो पूरे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को काफी अच्छे से और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे, और आपको काफी अच्छे से चीजें भी क्लियर होने लगेंगी। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक
तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीवन।